जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये हमारे गिट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का दूसरा पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में 25 क्वेश्चंस जो है ना वो कवर कर लिए थे और आपने देखा है सारे तकरीबन बेसिक क्वेश्चंस थे आंसर्स के साथ और हमने हर क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस भी किया है। तो एक 50 या 1 घंटे की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको 2 हिस्सों पर मुश्तमिल कर दूँ। मैं ज़रा मुश्किल-मुश्किल अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल करता हूँ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 25 आपने अगर पिछला पार्ट नहीं देखा, उसमें सारे कवर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 टॉकिंग अबाउट गिट रीसेट, व्हाट डज़ इट डू? कि गिट रिवर्ट जैसे हमने पिछले पार्ट में हमने कवर किया था, अब है गिट रीसेट। गिट रीसेट क्या करती है? द गिट रीसेट कमांड रीसेट्स द करंट हेड टू अ स्पेसिफाइड स्टेट। This means it can be used to undo changes, unstage files, or move the head pointer to a different commit। देखिए आपने कुछ अपनी ब्रांच में बहुत सारी चेंजेस वगैरह कर दी और यानी मैं अगर अपने अल्फाज में कहूँ बड़ी खिचड़ी बना दी आपने और मैंने, ठीक है? यानी कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कैसे चेंजेस जो है ना वो काम करेंगी और आप कहते हो यार मैं अपनी सारी पिछली चेंजेस को डिस्ट्रॉय करके एक नया कमिट, एक नए यानी फेज़ से स्टार्ट करता हूँ। छोड़ो पिछला जो कुछ काम हुआ है वो मैं सारी चेंजेस को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है? जैसे आप अ, कोई मिसाल के तौर पर एक फ़ोटो है, ठीक है? उसमें आप एडिट करते हैं, उसको मॉडिफ़ाई करते हैं। लेकिन एट द एंड आप कहते हैं यार ये तो मज़ा नहीं आया, मेरी चेंजेस या जो कुछ भी मैंने काम किया है बिल्कुल ही फ़ारिग़ लग रही हैं। तो आप क्या करते हैं, आप क्लोज़ करते हैं और वो पूछता है आप चेंज से अपनी जो चेंजेस हैं वो सेव करना चाहते हैं या नहीं? तो आप कहते हो नहीं, डोंट सेव और मुझे एक समझो फिर ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल यही चीज़ है कि आपने बहुत सारा काम किया अपनी ब्रांच में, आपने कहा ये तो वो चीज़ें हैं ही नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आप गिट रीसेट मार देते हो। तो जो आपकी अनस्टेज्ड फाइल्स हैं, यानी अनस्टेज्ड से मुराद जिनमें आपने चेंजेस की थी, तो वो भी अनट्रैक हो जाती हैं। और आपको एक क्लीन वर्किंग ट्री मिलता है। तो बेसिकली हम गिट रीसेट ओरिजिन आगे डेव है, ओरिजिन मास्टर है, जो भी ब्रांच है उसमें ये चलाते हैं तो आपकी सारी चेंजेस जो है ना वो अनडू हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्ट एंड अ हार्ड रीसेट? अब उसी रीसेट को देखें मजीद जो है ना, अगर आपकी कंफ्यूजन है तो इसमें भी क्लियर हो जाएगी। सॉफ्ट रीसेट, हार्ड रीसेट जैसे नाम से ही जाहिर है कि resets the head pointer to a specific commit, keeping changes staged. Files remain modified in the working directory, allowing you to recommit them. और hard reset में क्या होता है कि resets the head pointer to a specific commit, discarding all changes in the working directory and staging area. Use with caution as it permanently deletes uncommitted changes। अब ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहते हैं कि मुझे वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन मिले, तो आप हार्ड रीसेट करते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं रीसेट भी करूँ लेकिन जो मेरी चेंजेस हैं, जो मेरी अनस्टेज्ड फाइल्स हैं वो भी रहें, तो आप हाइफ़न सॉफ्ट रीसेट करते हो। तो वैसे हार्ड रीसेट जो है वो थोड़ी डेंजरस कमांड है, इसलिए इसका लिखा हुआ है कि क्योंकि ये आपकी अनस्टेज्ड फाइल्स को, आपकी सारी जितनी भी चेंजेस हैं वो सब कुछ ख़त्म कर देती है, क्लीन, ठीक है? और वर्किंग डायरेक्टरी में आपकी जितनी भी चेंजेस हैं वो डिस्कार्ड हो जाती हैं। तो इसलिए हार्ड रीसेट जो है वो थोड़ी कॉशन से, यानी आपकी अगर मास्टर ब्रांच है या मेन ब्रांच है, किसी डेवलपर ने काम किया हुआ है, आप गिट रीसेट हार्ड कर देते हो, तो इसलिए इस यानी कमांड को यानी एहतियात से आपको चलाना पड़ेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आपकी अपनी रिपॉजिटरी होगी, आपका अपना लोकल एनवायरनमेंट होगा, तो आप इन दोनों स्विचेस को ट्राई कर लें, ठीक है? सॉफ्ट को भी और हार्ड को भी। डिफरेंस यही है कि एक में चेंजेस सेव रहती हैं, ठीक है? लेकिन जो गिट रीसेट हार्ड है, जैसे हार्ड रीसेट हम अपनी मशीन को करते हैं, ठीक है? हमारी मशीन हैंग हो जाती है,
लैपटॉप वगैरह हार्ड रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तो बिल्कुल बंद होके शट डाउन होके फिर दोबारा हम ऑन करते हैं, इसको हार्ड रीसेट करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पर भी, आपकी सारी चेंजेस, आपकी कमिट्स, आपकी कमिटेड चेंजेस वगैरह सब कुछ डिस्कार्ड हो जाती हैं, वर्किंग ट्री आपका क्लीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द गिट रेफलॉग यूज्ड फॉर? The Git reflog is helpful for recovering lost commits or branches and understanding the sequence of actions taken in the repository. यानी कोई commits वगैरह आप रिकवर करना चाहते हैं जो, या फिर कोई ब्रांचेस आप रिकवर करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि गुम हो गई हैं, तो उसके लिए आप गिट रेफलॉग यूज़ करते हैं। ये आपको आपकी रिपोजिटरी में जिस सीक्वेंस से एक्शंस परफॉर्म हुए थे वो आपको बता देती है। एक तो है गिट लॉग, वो तो कमिट्स के लॉग्स बताती है। ये है गिट रेफ लॉग, तो ये लॉस्ट कमिट्स, जो कमिट्स आपको नजर नहीं आ रहे हुए हैं, जो ब्रांचेस आपको नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए है गिट रेफ लॉग। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डू यू हैंडल लार्ज फाइल्स विथ गिट? यानी अगर मिसाल के तौर पर 3-3 4-4 जीबी वाली फाइल्स हैं तो उनको हम गिट में कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो वो भी हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिट LFS to store large files outside the Git repository while keeping lightweight pointers to them in the repository. This reduces the size of the repository and improves performance. Git LFS जो कि large file storage, LFS stands for large file storage, supports various storage providers and integrates seamlessly with Git workflows. तो देखें, रिपॉजिटरी में हमारा कोड होता है, ठीक है? बड़ी बड़ी फाइल्स कभी भी हम अपनी गिट रिपॉजिटरी में ना कमिट करते हैं, ना पुश करते हैं, ना उसको गिट में सेव रखते हैं। तो जो बड़ी फाइल्स हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बड़ी फाइल से मुराद आपकी रिपॉजिटरी में मीडिया फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है? तो उनको आप किस तरह हैंडल करेंगे और वो आपके कोड के साथ रेलेवेंट हैं, यानी वो फाइल्स आपको जिस वक्त आपकी एप्लीकेशन चलेगी तो वो फाइल्स चूज होंगी, तो उनको हम गिट के अलावा गिट LFS लार्ज फाइल स्टोरेज को यूज करते हुए हम जो है वो उन फाइल्स को यूज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारी गिट रिपॉजिटरी पे भी इतना बोझ नहीं आएगा और हम एट द सेम टाइम एक और स्टोरेज को यूज करते हुए अपनी मीडिया फाइल्स को, अपने इमेजेस को सेव रख सकते हैं। और गिट LFS सपोर्ट्स वेरियस स्टोरेज प्रोवाइडर्स, मिसाल के तौर पर S3 है, हम अपनी बड़ी फाइल्स को S3 में स्टोर करें और उसको इंटीग्रेट कर दें विद द हेल्प ऑफ गिट LFS। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, लेकिन ये पॉसिबल है कि लार्ज फाइल्स भी गिट के थ्रू हम इस तरह हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिट LFS लार्ज फाइल स्टोरेज। डिफाइन इंडेक्स इन गिट। ये बड़े मजे का क्वेश्चन है। बिफोर मेकिंग कमिट्स टू द चेंजेस डन, द डेवलपर इज गिवन प्रोविजन to format and review the files and make innovations to them. All these are done in the common area which is known as index or staging area. देखें, शायद मेरी गलती है, मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ, स्टेजिंग एरिया की तो हमने बार बार बात की थी। स्टेजिंग एरिया को ही बेसिकली इंडेक्स कहते हैं। आपकी गिट रिपॉजिटरी है, आप रखते हैं किसी भी फाइल को nano.abc.conf, गिट स्टेटस चेक करते हैं, वो फाइल मॉडिफाई हो चुकी होती है। अब ये सारा आपका इंडेक्स है, उसमें आपको बता रहा होता है कौन सी फाइल्स मॉडिफाई हो चुकी हैं, कौन सी फाइल्स रेडी हैं टू बी पुश्ड या कमिटेड हैं या टू बी पुश्ड हैं। तो ये सारा जो है ये स्टेजिंग एरिया है, इसी को इंडेक्स कहते हैं, ठीक है? व्हाट इज अ पुल रिक्वेस्ट? पुल रिक्वेस्ट क्या होती है? यानी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है डे टू डे डेवऑप्स और डेवलपमेंट ऑफ QoS, बैक एंड फ्रंट एंड, इन जितनी भी टीम्स हैं, यार पीआर बना दो, पीआर बना दो, ठीक है? पीआर बना दो मतलब क्या है? पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो। अब पुल रिक्वेस्ट होती क्या है? In the simplest form, pull requests are a mechanism for a developer to notify team members that they have completed a feature. Once their feature branch is ready, the developer files a pull request via their GitHub account. आपने एक डेव ब्रांच है या फीचर 1 2 3 ब्रांच है, उसमें आपने सारी की सारी अपनी चेंजेस पुश कर दी, ठीक है?
और फीचर आपके नज़दीक जो है ना डिप्लॉय करके आपने देखा है बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही। तो अब जो है आप अपने लीड से कहते हो, ठीक है, या आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर से कहते हैं कि मैं इसकी एक पीआर बना रहा हूँ, प्लीज़ इसको रिव्यू कर ली। तो पीआर क्या होती है? वो मैं एक जूनियर डेवलपर अपने सीनियर डेवलपर की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसको पुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे कोड को देखो, मेरी चेंजेस जो इस फीचर में मैंने की हैं सबको उनको रिव्यू करो। अगर आपको सही लग रही हैं, आप उसको मेन के साथ मर्ज कर दो। तो इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहा हूँ कि मेरे कोड को अपने पास पुल करो। बड़ी ही यानी ये ज़बरदस्त टर्म है। मैं एज़ अ जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर को एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है? पीआर बना के। अब वो पीआर जाएगी मेरे डेवलपमेंट मैनेजर के पास और वो उस कोड को रिव्यू करेगा। अगर कोड उसको पसंद आ गया, वो मेन के साथ मर्ज कर देगा। ऐसे बार-बार जो है ना, बार-बार आप पीआर्स बनाते हैं, जो-जो आपके फीचर्स और आपकी जो बग्स हैं, वो आप ठीक करते हैं, क्लियर करते हैं, रिलीज़ नहीं बनाते हैं, फीचर नया बनाते हैं, तो उसकी पीआर बनाई जाती है। तो उसको पुल रिक्वेस्ट कहते हैं और पुल रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर रिव्यू करके उसको मेन के साथ मर्ज करे या उसको कहे कि नहीं-नहीं भाई ये तुमने सही नहीं किया, मैं इसको आप इसको दोबारा फिक्स करके दोबारा नई पीआर बनाओ, ऐसे होता है। व्हाट इज़ अ गिट पुल रिक्वेस्ट नॉट कॉल्ड अ पुश रिक्वेस्ट कि यार वैसे तो मैं कोड को पुश कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको पुल रिक्वेस्ट क्यों कहते हैं? पुश रिक्वेस्ट क्यों नहीं कहते? अ पुल रिक्वेस्ट इज़ यू रिक्वेस्टिंग the target repository to please grab your changes. A push request would be the target repository requesting you to push your changes. अच्छा, अब जो टारगेट रेपो है मैं उसमें अगर चेंजेस को पुश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं उस टारगेट रिपॉजिटरी से कह रहा हूँ कि मेरी चेंजेस को अपने पास खींच लो, ले आओ। इसलिए इसको पुल रिक्वेस्ट कहते हैं। देखिए वैसे आप कोड पुश कर रहे होते हैं, फीचर ब्रांच में अपना कोड जो है ना पुश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वो कोड मेरी रिपॉजिटरी की मेन ब्रांच या एक्चुअल ब्रांच जो है उसमें अभी तक यूज़ नहीं हो रहा। तो इसलिए यानी मेरी लाइफ साइट पे अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ। तो मैं अपनी रिपॉजिटरी से इसलिए कहता हूँ कि मेरे कोड को भी अपने साथ उसको एक जैसा कर लो। तो इसलिए पुल रिक्वेस्ट जो है वो टारगेट रिपॉजिटरी से बेसिकली कहा जाता है कि मेरी चेंजेस को ले आओ, ठीक है ना? इन द फॉर्म ऑफ अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर है वो आपकी जिस वक़्त मर्ज करेगा तो आपका कोड मेन के साथ यकजा हो जाएगा। और वैसे पुश रिक्वेस्ट इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन इसमें यह है कि टारगेट रिपॉजिटरी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी चेंजेस को पुश करें। तो बेसिकली वैसे आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, पुल रिक्वेस्ट ही यूज़ होती है। पुल रिक्वेस्ट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरह जो है ना पीआर बनती है, पीआर को रिव्यू किया जाता है और आपकी चेंजेस जो है ना वो मेन के साथ मर्ज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब? जी बिल्कुल, गिट जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और हम इसको अपनी मशीन्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। गिटहब जो है वो एक क्लाउड बेस्ड सोर्स कोड रिपॉजिटरी है जो कि बेस लाइन इसकी गिट ही है। वैसे अब माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करती है गिटहब को, तो आप अपनी रिपॉजिटरीज क्लाउड पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट कमांड हेल्प्स अस नो द लिस्ट ऑफ ब्रांचेस मर्ज टू मास्टर? कौन कौन सी ब्रांचेस जो है मास्टर के साथ मर्ज हो चुकी हैं? तो उसके लिए ये कमांड है गिट ब्रांच हाइफन हाइफन मर्ज। तो ये सारी जो है ना वो ब्रांचेस बताएगी जो कि मास्टर के साथ मर्ज हुई हुई हैं। अगर आपने कोई ब्रांच मर्ज किया, आप देखना चाहते हैं आया ये मास्टर के साथ मर्ज है, उसको आप इस तरह इस कमांड को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच कमांड फॉर द ब्रांचेस नॉट मर्ज नो मर्ज? पीछे जाता हूँ। जो ब्रांचेस जो ब्रांचेस मास्टर या मेन के साथ मर्ज हो गई हैं तो गेट ब्रांच हाइफन हाइफन मर्ज, जो नहीं हुई तो हाइफन हाइफन नो मर्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, डू यू नो एनी पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स अदर देन गिट? गिट के अलावा ये है न्यू रेलिक है, कोड कमिट है। वैसे एडब्ल्यूएस कोड कमिट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जो पहले की जो रिपॉजिटरीज बनी हुई हैं वो इसको यूज कर रही हैं, वैसे अब खत्म हो चुका है।
डेटाडॉग है, सब वर्जन है, ये गिट के अलावा, लेकिन गिट छाया हुआ है जी। गिट को कोई नहीं, उसका मोल नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, आगे कुछ आसान सवाल। गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन क्या है? जिस तरह आपने देख लिया, बार बार हमने पर्सनल एक्सेस टोकन को बनाया भी था। तो ये पासवर्ड का अल्टरनेटिव है, जिससे आप अपनी चेंजेस को प्राइवेट रिपॉजिटरी से पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। तो ये वैसे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। आपने देखा है हमने क्लासिक टोकन जो है ना वो एक बनाया था। और पर्सनल एक्सेस टोकन्स आर एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग पासवर्ड्स फॉर ऑथेंटिकेशन टू गिटहब व्हेन यूजिंग द गिटहब एपीआई और द कमांड लाइन। गिट पुल, गिट पुश तो आपकी प्राइवेट रिपॉजिटरी है, या तो आप की ऐड कर दें अपनी पब्लिक की गिटहब पे। तो दूसरा काम ये है कि आप पर्सनल एक्सेस टोकन यूज़ कर सकते हैं। और आपने देख भी लिया हमने किस तरह बनाया था। हैव यू एवर वर्क विद गिटहब CLI? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? कुछ कमांड्स हमने गिटहब CLI को यूज़ करते हुए GH को हमने, इसलिए मैंने कहा ये भी करवा ही दूँ, तो हमने ये किया भी है। और इससे हम पूरी अपनी गिटहब की अकाउंट को, रिपॉजिटरीज को मैनेज कर सकते हैं। इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट और इवन वर्क फ्लोज को भी गिटहब CLI से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिटहब CLI इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती जितनी गिट होती है, ठीक है? और गिटहब को यूज़ करते हुए हम अपना काम जो है ना वो UI से ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो गिट यूज़ होती है। गिट मास्टर है भाई। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट एल्स वी कैन डू मोर विद GH रेपो कमांड? अब गिटहब CLI की कमांड्स मैंने कहा आपको पता होनी चाहिए, एक नॉलेज ही है। तो GH स्टैंड्स फॉर गिटहब रेपो। तो उसमें ये कुछ कमांड्स हैं। GH रेपो क्रिएट है, वो मैंने मेंशन नहीं की हुई। रेपो रीनेम है, रेपो लिस्ट है, रेपो व्यू है, रेपो डिलीट है। तो ये जो आपकी एक्चुअल रेपो गिटहब पे जो पड़ी होती है, सारी चेंजेस वहाँ पर हो चुकी होती हैं, ठीक है? जिस वक़्त आप इन कमांड्स को यूज़ करते हैं अपनी CLI पर। तो ये कुछ GH की कमांड्स हैं गिटहब की। अच्छा, इसके बाद है जी गिट फॉर और गिट क्लोन में क्या डिफरेंस है? देखिए मेरे दोस्तों, बार-बार मैं यही कह रहा हूँ कि गिट के से रिलेटेड अगर आपको एज़ डेवऑप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स आएँगे, तो उसमें ज़्यादातर यही डिफरेंसेस है, गिट रीसेट वर्सेस गिट रिवर्ट। और इसी तरह गिट फॉर्क और क्लोन में क्या फ़र्क है? पुश पुल में क्या फ़र्क है? फेच और अह, पुल में क्या फ़र्क है? ठीक है? हेड क्या है? ओरिजिन क्या है? तो बेसिकली ज़्यादातर डिफरेंसेस है, ठीक है? मर्ज और रीबेस में क्या डिफरेंस है? तो इसी तरह फॉर्क और क्लोन में अ फॉर्क क्रिएट्स अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ गिट रिपॉजिटरी। मैंने फॉर्क लेने का भी आपको बताया हुआ है। और क्लोन जो है, जो कि हम कितनी दफ़ा कर चुके हैं गिट क्लोन की कमांड से, तो वो हम अपने पास लोकल वीएम पर पूरी की पूरी रिपॉजिटरी का क्लोन ले लेते हैं। टू सिंक्रोनाइज़ विद द टारगेट रिपॉजिटरी, विच जिस वक़्त क्लोन हो जाता है, उसके बाद जितनी भी हम चेंजेस करते हैं, अगर हम पुश करेंगे तो वो हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी पर जाएँगी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर द 3 वेज टू क्लोन अ रेपो फ्रॉम गिटहब? हमने ज़्यादातर HTTPS को यूज़ किया है। और इसके अलावा हम SSH को भी कर सकते हैं और गिटहब CLI को भी यूज़ करते हुए हम क्लोन कर सकते हैं अपनी VM पर। हमने ज़्यादा HTTPS को यूज़ किया है पर्सनल एक्सेस टोकन के साथ, ठीक है? तो बिगिनर्स के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह एडवांस गिटहब का कोर्स अगर मैंने किया तो उसमें दूसरे तरीकों से भी बता दूँगा। SSH वो भी बहुत आसान है, सिर्फ़ आपने अपनी की ऐड करनी होती है पब्लिक की, और उसके बाद फिर आप SSH को यूज़ करते हुए क्लोन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वेब हुक क्या होता है इन गिटहब? Webhook allows external services to be notified when certain events happen. When the specified events happen, GitHub sends a post request to each of the URLs that we provide. अगर आपकी रेपो में कोई चेंज होती है और आपकी रेपो CI/CD जैसे जेनकिंस के साथ कनेक्टेड है, तो जो भी चेंज होती है वो ऑटोमेटिकली जेनकिंस को नोटिफाई किया जाता है और फिर वो पाइपलाइन चलाने लग जाती है। तो वो उसके पीछे जो इनके दरमियान जो राब्ता करता है ना, वो वेब हुक करता है। वेब हुक चेंजेस को मॉनिटर कर रहा होता है। जो ही कोई चेंज आई,
उस रिपॉजिटरी के साथ एक्सटर्नल कोई भी सर्विस अटैच होती है तो उसको नोटिफाई कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको आसान एग्जांपल जेनकिंस की दी है। आपकी रेपो में चेंज आई, जेनकिंस खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेती है विद द हेल्प ऑफ वेब हुक, तो और CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है। अच्छा जी, हेड क्या होता है गिट में? ठीक है, तो हेड का बेसिकल यानी कि जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि आप इस वक्त किस कॉमेट को पॉइंट कर रहे हो, आपका रेफरेंस कौन है जिसको आप पॉइंट कर रहे हो। हर दफा आप गिट स्टेटस रन करते हैं वो किसी न किसी जो है हेड को पॉइंट कर रहा होता है। हेड जो है बेसिकली कॉमेट होता है, कॉमेट बेसिकली एक स्नैपशॉट होता है। तो ये टर्म्स से आगे टर्म्स निकलती जा रही हैं। तो बेसिकली हेड आइडेंटिफाइज द करंट स्नैपशॉट कमिट इन द हिस्ट्री ट्री, यानी हजारों लाखों कमिट्स हैं, तो आप इस वक्त किस कमिट को पॉइंट कर रहे हैं वो बेसिकली आपका हेड होता है। एनी एक्शंस इन द वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया आर बेस्ड ऑन दिस कमिट। तो जो आपका हेड होता है उसी को ही, उसी में ही जो सारी चेंजेस हैं वो जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं, स्टेज हो रही होती हैं। ठीक है, एट वन टाइम आप किसी एक कमिट को ही पॉइंट कर सकते हैं और वो ही हेड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द गिट स्टोरेज मॉडल? गिट किस तरह जो है ना अपने ये जितना भी हम काम करते हैं रिपॉजिटरी में, इसको स्टोरेज मॉडल इसका क्या है? तो सबसे पहली तो है कि एक लोकल वर्किंग कॉपी होती है जो आपकी VM पर हो सकती है। फिर इसके बाद स्टेजिंग एरिया होता है और फिर आपका आपकी लोकल रिपॉजिटरी होती है। स्टेजिंग एरिया जहाँ पर आपने सारी चेंजेस वगैरह करनी होती, ठीक है, सर्व्स एज द सॉर्ट ऑफ होल्डिंग एरिया फॉर चेंजेस यू वांट टू इंक्लूड इन योर नेक्स्ट कमिट। जो जो आप मॉडिफाई करते हैं, जो जो आप चेंजेस लाते हैं अपनी फाइल्स में, वो आपका सारा काम जो है स्टेजिंग एरिया में हो रहा होता है। जब पुश करते हैं तो वो आपकी सारी चेंजेस आपकी रिमोट रिपॉजिटरी पर भी चली जाती हैं। और लोकल रिपॉजिटरी वेयर गिट कीप्स ट्रैक ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री एंड स्टोर्स डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर फाइल्स। जैसे लोकल रिपॉजिटरी हम क्लोन लेते हैं तो वही लोकल हमारे पास VM पे एक रेपो बन जाती है। तो ये गिट स्टोरेज मॉडल है। हमारे पास एक लोकल वर्किंग कॉपी होती है अपने कोड की, फिर उसी में हम चेंजेस करते हैं, वो स्टेजिंग एरिया है, और वही सारा कुछ हमारा कोड हमारे लोकल VM पर लोकल रेपो की सूरत में मेंटेन हो रहा होता है। हाउ डू यू फाइंड अ कॉमेट विच ब्रोक समथिंग आफ्टर अ मर्ज ऑपरेशन? कि आप उस कॉमेट को किस तरह देखेंगे कि जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, Git provides a Git search facility that works on the principle of binary search as Git bisect command। ठीक है, और इसकी वजह से यानी हम उस कॉमेट को फाइंड कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी रिपॉजिटरी में यानी हमारे कोड में यानी वो डिज़ास्टर आप कह सकते हैं कि डिज़ास्टर हो गया है यार, ये क्या मसला हो गया। तो हम उस यानी कमिट को अगर फाइंड करना चाहें तो उसके लिए है गिट बाइसेक्ट कमांड। तो गिट बाइसेक्ट एक समझ लें कि गिट की एक छोटी सी सर्विस है। हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गिट बाइसेक्ट बैड मार्क्स करंट रिवीजन एज बैड। तो इससे हमें वो पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है ये वाला कमिट बेसिकली जो हमने किया है उसकी वजह से हमारे कोड में या फीचर्स में चेंजेस ब्रेक हुई हैं। अच्छा, इसके बाद गेट बाइसेक्ट गुड रिवीजन मार्क्स लास्ट नॉन कमिट एज गुड रिवीजन। इसके बाद हम ये रन करते हैं तो हमारे जो यानी वो कमिट जिसमें सब कुछ ठीक था, फुली फंक्शनल था, उसको एज लास्ट नॉन कमिट कर दिया जाता है, जिसमें हमारे पास यानी कोड फुली फंक्शनल था। तो चेंजेस तो हम अगर फिक्स नहीं कर सकते तो कम से कम हम उन चेंजेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है गिट बाइसेक्ट कमांड। गिट बाइसेक्ट स्टार्ट इनिशिएट्स बाइसेक्टिंग सेशन। फिर इसके बाद है गिट बाइसेक्ट बैड मार्क्स करंट रिवीजन एज बैड। जो जो भी हमारे पास हमारे जो कमिट जिसने एक्चुअल में डिजास्टर किया था, ब्रेक की थी चीजें, हम उसको मार्क कर देते हैं कि यार बैड कमिट है। और उसके बाद गेट बाइसेक्ट गुड रिवीजन थोड़ी एडवांस कमांड्स हैं। तो जो फुली फंक्शनल कमिट था हम उसको एज गुड रिवीजन करके अपना काम चला सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मास्टर ब्रांच इन गिट? भाई मास्टर ब्रांच सबसे बड़ी ब्रांच है, प्राइमरी ब्रांच है, इसी तरह मेन भी है, और सब यानी हमारे कोड का जो स्टेबल वर्जन है वो मास्टर या मेन ब्रांच में ही होता है। और ये ब्रांच जिस वक्त हम नई रिपोजिटरी बनाते हैं तो खुद बहुत क्रिएट हो जाती हैं। और ये भी मैंने बताया कि मास्टर और मेन की हर एक के पास एक्सेस भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ डू आई चेंज द यूआरएल फॉर अ रिमोट गिट रिपोजिटरी? तो हम इससे सेट कर सकते हैं, सेट यूआरएल ओरिजिन और नई रिपोजिटरी का यूआरएल, तो हमारी उस रिपोजिटरी का यूआरएल चेंज हो जाएगा। Question number 48. How can I see the changes in a commit? The git show command is used to view the changes of a specific commit. वैसे ये हमने की नहीं है। git show आसान सी कमांड है जिसमें हम उस commit में देख सकते हैं कि क्या क्या changes किस फाइल में कौन सी changes हुई हैं। Question number 49, second last. What is the command to push all of your local branches to the specified remote? वैसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। git push hyphen hyphen all, ये सारी ब्रांचेस जो है ना हमारी वो पुश हो जाती हैं हमारे जो रिमोट रिपोजिटरी है उसमें। और आखिरी क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू फिल्टर द कॉमेट हिस्ट्री एंड सर्च बाय द ऑथर नेम? तो ये सारी कुछ कमांड्स हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। गिट लॉग हाइफन हाइफन ऑथर इज इक्वल टू फैसल रहमान, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली करवाया भी था। तो ये यानी बेसिकली वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई हैं। थोड़ा यानी क्वेश्चंस को यानी कंफ्यूजिंग बना के, जिसको कहते हैं घुमा फिरा के, वो आपके सामने लाया हूँ। और ज़्यादातर जो है वो इजी ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा देख लीजिएगा, स्लाइड्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि गिट के कोर्स के बाद हम CI/CD का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में अपने CI/CD के कोर्स में। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सजेशंस, कोई फीडबैक या कोई गलती अगर होगी या मुझसे या समझाने में मैं सही नहीं समझा पाया, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी सजेशंस को यकीन करें सर आँखों पे और उस पर अमल भी करता हूँ, ठीक है? तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।